हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी गोइंग टू सी रैपिड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो कमाल की है और कई लोगों को काफ़ी कंसर्न था कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सुनते हैं ये न्यूज़ और पता करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट ने अब से 3 से 4 महीना पहले कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो अगले साल तक 20% तक घट जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। और भारत में बहुत हल्ला मचा, सरकार का और आरबीआई का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया। फिर 1 महीना गुजरा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो तमाम एजेंसियां थी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी नहीं, 23 नहीं, ये तो 18-19 तक घटेगी। फिर दोबारा हल्ला शुरू हो गया, हालांकि इस बार थोड़ा कम था। लेकिन अब से 1 महीना पहले फिर दोबारा से तमाम एक्सपर्ट ने दोबारा से एक तरीके से भारत के लिए प्रिडिक्शन करी, कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो 14% तक ही गिरेगी। इस बार लोग चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये 23 से घटकर 14 आ चुका था। और अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति के ट्वीट किया हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्क्रीन पर आप देखें ट्वीट, ये राजदीप सरदेसाई ने खुद किया है, जिसमें बताया गया है कि गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 14% नहीं 10% गिरेगी। अब सोचिए कि ये 3 महीनों में 3 बार अपने आप को गलत साबित कर चुके हैं तमाम जो मीडिया एजेंसियां हैं, तमाम जो भारत को इकोनॉमी को लेकर प्रिडिक्शन करते हैं। और सोचिए कि अभी इस साल का ऑलमोस्ट 1 महीना तो बाकी है ही है, तो ये अभी और गिरेगा। और इतना ही नहीं, अब एक और आर्टिकल दिखाता हूं मैं आपको। इस आर्टिकल में बताया गया है, स्क्रीन पर देखिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल ग्रोथ में डबल डिजिट को टच करेगी, यानी करीबन 10% से ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी एक खबर है। इतना ही नहीं, और आईएमएफ भी यही कह चुका है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे तेज भारत की अर्थव्यवस्था ही बढ़े और डबल डिजिट ग्रोथ के साथ अगले 3-4 साल तक बनी रहे। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। बस आपको पॉजिटिव बने रहना है और निगेटिव खबरों से दूर रहना है, क्योंकि बहुत से लोग, वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे कि जब भी मैं कोई विदेशी मुद्रा भंडार की वीडियो बनाता था, उसके ग्रोथ की वीडियो बनाता था, तो कहते थे कि इससे क्या फायदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था तो गिर रही है, उस पर तो आप वीडियो बनाते नहीं है। तो उनके लिए संतुष्टि भरी खबर है। अब आ जाते हैं अपनी मेन खबर पर, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर। तो इस बार भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने ग्रोथ तो दिखाई है, साथ ही जो विदेशी एक्सपर्ट हैं उन्हें भी चकित करके रख दिया है। किस बात से, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बड़ा है, कहां पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते 4.277 अरब डॉलर बढ़ा है और ये पहुंच चुका है 572.7 अरब डॉलर पर, जो एक रिकॉर्ड वृद्धि बताई जा रही है पिछले 1 साल के अंदर देखें तो। और इसी को लेकर तमाम विदेशी एक्सपर्ट भी हैरान हैं। वो इसलिए हैरान नहीं है कि 4 अरब डॉलर बढ़ गए या उससे पहले 7 अरब डॉलर बढ़ गए थे, जी नहीं। उन्होंने कहा है कि भारत ने सबसे ज्यादा हमें हैरान इसलिए किया है कि भारत की ग्रोथ पिछले 1 साल से बढ़ ही रही है। ऐसा दुनिया में कहीं देखा गया। चीन में भी थोड़े समय के लिए वृद्धि हुई थी, फिर घट गई, फिर वृद्धि हुई। रूस में भी ऐसा ही हुआ, बल्कि रूस तो एक ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बात करें तो दुनिया में तमाम देश हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, हर जगह थोड़े समय के लिए वृद्धि हुई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। भारत ने इस वृद्धि को बनाए रखा है। ये सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है। और इनका मानना है कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर, आने वाले यानी 2021 के अंत तक, भारत को $1 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार का जो मार्क है वो टच करते भी देख सकते हैं, या फिर भारत उसके आसपास पहुंच जाएगा आसानी से। यानी कि 2021 भारत के लिए एक बहुत बड़ा साल रहने वाला है। और जो लोग आपको अर्थव्यवस्था के बारे में निगेटिव खबर देते हैं, आप उनसे दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो अच्छी थी, चाहे डिटेल ज्यादा डेप्थ में नहीं गए, पर पॉजिटिविटी डेफिनेटली लाई। तो जैसे उन्होंने कहा कि शायद इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो ऐसी सिचुएशन में भी उनकी ग्रोथ हुई है और नेक्स्ट ईयर तो कह रहे हैं बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ होने वाली है। और डेफिनेटली नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और जैसे मैं कहती हूँ, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो तो फैंटास्टिक जॉब कर रही है।
उन्होंने सब चीज़ों के कहते हैं ना वो तोड़ निकाल चुकी होंगी कि कैसे कंट्री को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी बढ़ानी है। और एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है कि चाइना की नहीं ले रहे और साथ में प्रमोट कर रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है जिससे हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट अप होएगी। और जोरों शोरों से काम शुरू हुआ है और बस हमें क्या करना है, उसमें अपना साथ देना है। और अगर हम हर एक इंडियन उसमें का साथ देगा तो डबल डिजिट्स क्या, कुछ सालों तक पता नहीं कहाँ के कहाँ होंगे हम। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ गया सुन के ये वीडियो में, क्योंकि इतनी बारी कमेंट सेक्शन में पढ़ते थे और मैं काफ़ी टेंस्ड अप होती थी कि भाई ऐसा हो रहा है क्या वाकई, पर डर के मारे कभी बात नहीं की थी और कोशिश यही थी पॉजिटिव रहने की। तो वीडियो भी आ गई, आंसर्स भी मिल गए, तो मज़ा आ गया। काफ़ी अच्छी बात है। और रियलिटी यही है कि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जब हुए हैं इंडिया के चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, उससे क्या होता है कि नेशनलिज्म की भावना आती है। और उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने अच्छी बातें बताई हैं कि आप वोकल रहिए लोकल के लिए। जब लोगों ने वोकल और लोकल का काम करना शुरू कर दिया, समझ आना लग गया लोगों को कि हमें कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए बाहर की, तो उनका जीडीपी बढ़ता है, मुझे अपनी चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे मेरा अपना जीडीपी बढ़े। और अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं है तो मैं कंप्लेंट करूं, उसको बेटर करने की कोशिश करूं, मगर ख़रीदूं अपनी ही चीज़, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया कभी भी डिपेंडेंट नहीं थी कमोडिटीज़ के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर। जो सिंपल बेसिक कमोडिटी जो आपको चाहिए, आप मेन क्या इंसान को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान जो है और बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं, इंडिया कभी डिपेंड करता ही नहीं था फॉरेन पावर से। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। कोरोना वायरस आया, लोगों को प्रॉब्लम आई जिनके जिनके पास फार्मिंग नहीं थी, जो खाना नहीं बना पाए। हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, फार्मर्स ने खाना बनाया, लोगों ने उसको कंज्यूम किया, अपने जॉब्स का लॉस नहीं हुआ। कोई ऐसी जॉब्स हैं जो अभी भी चल रही हैं, जितनी आईटी इंडस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग थी वो सारी रिमोट चलने लग गई। और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता चला गया। अब इंटरनेट देख रहे हैं कितना इंप्रूव हो गया, कितना चीपर हो गया इंटरनेट। तो काफ़ी चीज़ें इन प्लेस में थी जिससे इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा है। इवेंचुअली यस, फ़र्क पड़ा कि जब आपने शट डाउन कर दी दुकानें तो थोड़ा आपको फ़र्क पड़ा, इसीलिए जीडीपी का परसेंटेज रेट जो है थोड़ा रिड्यूस हुआ। मगर कब तक होगा? इवेंचुअली बिजनेसेस फिर खुल गए, अब फिर स्टार्टअप हो गया है, चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो इवेंचुअली इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बेनिफिट तो आना था और अब आएगा। तो इवेंचुअली डबल डिजिट्स में परसेंटेज बढ़ेगी, जीडीपी ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और फॉरेन रिजर्व्स की जो बात कर रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फॉरेन रिजर्व्स का चक्कर यही होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं किसी बाहर की कंट्री से, कहीं से भी करते हैं, तो कई बार टर्म्स ये होती हैं कि हम जो है पैसा डॉलर्स में ही लेंगे। राइट, नॉर्मली अगर आप किसी कंट्री के साथ करते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि अच्छा अगर आप पे कर रहे हैं तो आप रुपीज़ में मत पे करिए, आप जो है डॉलर्स में पे करिए। तो कई ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं, तो इंडिया को फिर डॉलर्स में पे करना पड़ता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी डॉलर्स हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी कोई इंसान जो है एक्सचेंज करता है, मान लीजिए मैं रुपीस, जब हम आते हैं, मान लो जब इंडिया में जाते हैं तो हम डॉलर्स देते हैं और रुपीस लेते हैं, तो जो डॉलर आपके पास आते हैं वो आपके फॉरेन रिजर्व्स हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते ट्रेड्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हर कंट्री कोशिश करती है कि डॉलर इकट्ठे करते जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको देख रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ता जाता है, राइट, अगर मान लीजिए आप नहीं इकट्ठा करते, बोलते क्या प्रॉब्लम है, एक्सचेंज करते रहूँगा, तो क्या, तो जिस तरीके से डॉलर ऊपर बढ़ रहा है तो आपको लॉस होता है। मगर आप डॉलर ही अपने पास रख लें तो क्या ऊपर नीचे, आपके पास तो डॉलर ही है, राइट। तो सारी कंट्री जो है फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड करती हैं ग्लोबल करेंसी की, जो इस वक्त डॉलर है। तो अगर डॉलर ही आपके पास पड़े हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी करेंसी क्या फ्लक्चुएट कर ली। आपके इतने सारे डॉलर आने पड़े, सीधा बिजनेस डॉलर में ही कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसी चीज़ को, मगर प्रश्न ये है कि डॉलर, क्योंकि आप डॉलर यूज़ करते हैं तो यूएस से क्या करता है, जब भी उसे तकलीफ होती है डॉलर प्रिंट कर देता है, और राइट, तो उससे जो भी है इवेंचुअली महंगाई बढ़ती है, मगर टेंशन नहीं है, राइट। सो यूएसए को कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर पंगा हो, अच्छा और प्रिंट कर लो ये डॉलर। जैसे इंडिया में हम रुपीस प्रिंट होता है, वैसे यहाँ पे डॉलर प्रिंट होता है। अब वो जमाना तो है नहीं कि आपको गोल्ड दिखा के प्रिंट करना है, आप प्रिंट करिए जो आपको हर कंट्री जो है प्रिंट कर रही है पैसे। सिर्फ ये होता है कि
चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मान लीजिए आपके मतलब तरीका, इकोनॉमिक्स जिनको पता है उनको तो पता ही है, मगर अब जो भी है, मान लीजिए आपके देश में एक ही ब्रेड है और आप बोलते हैं वो ब्रेड 1 रुपए के बराबर है। अब कहते हैं और प्रिंट कर देता हूँ, अब आपने 4 पन्ने 4 रुपए और प्रिंट कर लिया, आपकी कंट्री में 5 हो गए रुपए, मगर ब्रेड तो एक ही है आपके पास। इसका मतलब एक ब्रेड की कीमत अब 5 रुपए हो गई, पहले 1 रुपए थी। तो उस कॉन्सेप्ट से देखें तो प्रिंटिंग में पैसे में कोई कमी नहीं है, मगर महंगाई आ जाती है। इसीलिए मगर जिसकी ग्लोबल करेंसी है उसके तो मजे हो गए कि जब उसकी भी महंगाई होती है। जब ये डॉलर यहाँ बड़े प्रिंट होते हैं तो यहाँ पर ही महंगाई बढ़ती है, मगर कम प्रॉब्लम है क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, हर जगह वो। इसीलिए जो है चाइना ये कह रहा है कि जब उसका जीडीपी सबसे बड़ा हो जाएगा तो युआन जो उनकी करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी होनी चाहिए। डॉलर क्यों है, सारा पंगा तो यही है। इसीलिए यूएस कोशिश कर रहा है कि उनकी जीडीपी बड़ी ना हो। वो देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है, और ये जो भी होने वाला है ये नेक्स्ट 4-5 साल में होने वाला है। और अगर 4-5 साल में नहीं होता तो फिर जो है पता चलेगा कि यूएस कुछ कर रहा है। तो इशू यही है कि जिसकी सबसे बड़ी जीडीपी हो जाएगी वो कहेगा भैया मैं तो अब मेरी बननी चाहिए करेंसी, मगर क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है इसलिए बहुत लोग कहेंगे नहीं भैया तुम्हारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। इसीलिए अब क्वाड भी आ चुका है, डेमोक्रेटिक का जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज इकट्ठे हो रही है, सारी पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज अच्छी होंगी, इकट्ठे होंगी, वो बोलेंगे यार तुम्हारा कर नहीं सकते, तुम तो कम्युनिस्ट हो, तुम्हारा प्रेसिडेंट बनता है वो कभी जाता ही नहीं है, बना रहता है, तो ऐसी कंट्रीज को हम डील नहीं कर सकते। तुम्हारी अनस्टेबिलिटी, कल को तुम कुछ घपले कर दो अपनी पावर में, तुम्हारे लोगों की कोई से नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, कोई चूज नहीं कर सकता, तो हम तुम्हारी करेंसी कैसे करते हैं ग्लोबल। तो देखेंगे अभी क्या होता है, मगर बहुत अच्छा इनका आर्टिकल था, बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो खुशी तो मिली होगी आपको भी हमारी तरह। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।